किया, सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, लेट्स से ये एक मेटल 1 है, ये मेटल 2 है, इसके हीट मैंने सेम अमाउंट ऑफ हीट मैं दोनों को दे रही हूँ, इसके हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और इसके हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अलग अलग है। इसने फटाफट अपना हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत लो है। ये फटाफट, स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। सो यहाँ पर जो हीट कैपेसिटी है ये लो है, ये फटाफट अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा है। यहाँ पर हीट कैपेसिटी इज हाई, आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो तो भी इसका टेम्परेचर फटाफट बढ़ रहा है, इसका टेम्परेचर अभी भी लो है। सो T1 का टेम्परेचर इज लो, T2 का टेम्परेचर इज हाई। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है उनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएंगे। जब ये मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होंगे तो ये हायर पोटेंशियल पे चले जाएंगे और ये वाला एरिया लोअर पोटेंशियल होगा, मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने की कोशिश करेंगे। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, ये चीज डिसाइड करती है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। टेम्परेचर डिफरेंस डिसाइड करता है, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम होता तो कोई कहीं नहीं जाता। सो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ क्रिएट मेजर कर लूं, इफ आई मेजर पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ दिस बॉडी, तो मुझे पता चल जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है दो बॉडी के बीच में। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? सो इन दिस वे यू कैन सेंस द टेम्परेचर डिफरेंस और यू कैन सेंस द टेम्परेचर ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। होप यू आर क्लियर? समझा? Yes. Okay, now let's move ahead. New topic, heat transfer. आपको पक्का ये कंसेप्ट समझा है? Why these electrons are moving from this part to this part? Yes. Why potential difference is being created? Yes. Why ma'am. EMF or EMF is being created? Sure? Yes. Okay, let's move ahead. आगे बढ़ते हैं with a new topic. Heat transfer. चीजें क्लियर है आपको, दिख रही हैं? Yes. Okay. Yes, ma'am. Now आपको पता है कि अगर दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो वहां पर हीट ट्रांसफर होता है। नाउ हीट ट्रांसफर होने के तीन तरीके होते हैं। देयर आर थ्री वेज इन विच हीट कैन ट्रांसफर। वन इज कंडक्शन, another is convection, and the third one is radiation. हीट के ट्रांसफर होने के तीन तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। नाउ व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज कंडक्शन? कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर होता है, जैसे कि सॉलिड बॉडीज के अंदर, सॉलिड बॉडी में जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं जाते, मीन्स देयर आर नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। अगर समझो आपने यहाँ से हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, ये मॉलिक्यूल जोर जोर से वाइब्रेट करेगा और एनर्जी आगे पास करेगा, ये जोर जोर से वाइब्रेट करेगा और एनर्जी आगे पास करेगा। मतलब यहाँ पर हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कोई मॉलिक्यूल उठकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं जाता। तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है वो बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। यहाँ पर स्क्रीन फ्रीज नहीं हुआ है guys? No, ma'am. लिसन, मेरा पेन दिख रहा है आपको? Yes. ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पर इन कंडक्शन मेथड आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो अपनी ही जगह बैठकर एनर्जी को आगे ट्रांसफर करते हैं। कंडक्शन में कभी भी कोई मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर हीट ट्रांसफर नहीं करता। सो कंडक्शन इज द प्रोसेस जिसमें जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो किसी बॉडी, मतलब आपके कोई भी बॉडी के ट्रांसफर की वजह से नहीं होती या मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर की वजह से नहीं होती। नेट मूवमेंट जो होता है पूरी बॉडी का वो जीरो होता है। समझ में आया व्हाट इज कंडक्शन? समझा व्हाट इज कंडक्शन? इससे सॉलिड में होते हैं या ये सॉलिड में होता है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव,
लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। तो ये कंडक्शन जो है, ये प्रोसेस जो है, ये नॉर्मली सॉलिड में होता है, जिसमें बॉडी के किसी मूवमेंट के बिना ही हीट आगे ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया व्हाट इज कंडक्शन प्रोसेस? Yes. 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 जो सब्सटेंस इजीली हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, हीट को ट्रांसफर कर लेते हैं, दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, सिल्वर, कॉपर, जो कंडक्टर्स इजीली हीट को ट्रांसफर नहीं करने देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल योर वुड, क्लॉथ, एयर, पेपर, ये सब गुड कंडक्टर्स नहीं है, दे आर बैड कंडक्टर्स। वो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, वो खुद जल जाएंगे बट हीट को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देंगे, फटाक से वो ब्रेक हो जाएंगे, बट दे विल नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू देयर बॉडी। वो अलाउ नहीं करते, अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो वो जलना चालू कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस। बट आपका जो मेटल्स होता है, दे आर गुड कंडक्टर, उनके इलेक्ट्रॉन्स आराम से हीट एनर्जी को आगे जाने देते हैं, इतनी जल्दी वो पिघल कर या टूट नहीं जाते, बहुत हायर लेवल पर जाकर वो पिघलते या टूटते हैं। सो गुड कंडक्टर्स जो इजीली आराम से अपनी बॉडी को डिस्टर्ब किए बिना हीट एनर्जी को पास आउट होने दे। बैड कंडक्टर्स आर, वो अपने अंदर हीट एनर्जी को रोक नहीं सकते, दे विल डायरेक्टली गेट ब्रेक्ड या फिर बर्न हो जाएंगे। सो बैड कंडक्टर्स आर योर wood, cloth, air, paper, etc. are the bad conductors of heat. Okay. Next process is convection. Convection में आपका मॉलिक्यूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाकर हीट को ट्रांसफर करता है। जैसे कि फ्लूइड्स और गैसेस में कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। फ्लूइड्स मींस योर गैस मॉलिक्यूल्स, Liquids and gas. Liquids and gas. yes, liquids and gases, these are your fluids. Okay, so इसमें क्या होता है, इन ये मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं, दे कैन इजीली मूव, दे आर फ्री टू मूव। सो यहाँ पर खुद मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हीट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होते, हीट एनर्जी बिना बॉडी के मूवमेंट से ही, नेट बॉडी मूवमेंट नहीं होता। ऑफ कोर्स दे आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन प्लेस, बट अगर आप टोटल मूवमेंट देखने की कोशिश करो तो आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। सो नेट बॉडी मूवमेंट इज जीरो इन दिस कंडीशन, and then also heat is being transferred. Such process is conduction process. Convection process is mostly happens in fluids. Fluids are your liquid and gases. यहाँ पर molecules खुद heat energy को एक point से दूसरे point पर लेकर जाकर छोड़ते हैं। Clear with the part? समझा what is convection and conduction? Yes. Conduction and conduction. And the last, okay. Now ये convection जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है free convection और एक होता है forced convection. फ्री कन्वेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने नॉर्मल आपका एयर है, ठीक है, फ्री कन्वेक्शन इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। नॉर्मली धूप पड़ रही है, आपके एयर मॉलिक्यूल्स है, उनके अंदर हीट एनर्जी है, या किसी ने कहीं पर परफ्यूम मारा है, वहां पर वो जो गैसेस या कहीं पर कुछ हीट जनरेट हुआ है, समझो कहीं पर आग लग गई, तो एयर मॉलिक्यूल्स खुद उस आग की हीट एनर्जी को उठाकर दूसरी जगह लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? मैंने कहा, हम लोग बोलते हैं ना गर्म हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, तो यहाँ पर किसी ने उसको फोर्स नहीं किया है, आपने कहीं पर कुछ जला दिया, एयर मॉलिक्यूल ने उस हीट एनर्जी को उठाया और वो आपकी बॉडी फील कर रही है। सो दैट टाइप ऑफ कन्वेक्शन इज योर फ्री कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन नॉर्मली किस में होता है, जैसे कि एसीज में आप गर्म हवा जबरदस्ती अंदर की तरफ खींचते हो। सो फोर्स कन्वेक्शंस आर दोस जहां पर आप मशीन वगैरह यूज करके हीट एनर्जी को किसी डायरेक्शन में खींचते हैं। समझ में आया फ्री कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन? Yes, ma'am. Yes. फ्री इज नॉर्मली जो आपको गर्म हवा फील होती है वो, फोर्स्ड इज जो एसी आपका हीट गर्म हवा को अपनी तरफ खींचता है वो। सो फ्री एंड फोर्स्ड आर सच थिंग्स। फ्री ऑर्डिनरी कंडीशन में होता है, फोर्स हम मोस्टली मशीन वगैरह यूज करके करने की कोशिश करते हैं, हीट को एक डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश करते हैं। होप यू आर क्लियर विद कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ। लेट्स मूव टू द रेडिएशन। रेडिएशन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो रेडिएशंस होते हैं, इसमें नॉर्मली जो हीट एनर्जी होती है, वो हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ईएम वेव्स के टर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स। यहाँ पर इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, जैसे फर्स्ट वाले में हमने सॉलिड में देखा, दूसरे वाले में हमने फ्लूइड में देखा, यहाँ पर उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो हीट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि आपकी जो सनरेज आ रहे हैं, उसमें जो हीट एनर्जी आ रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता मीडियम है या नहीं है, दे विल गेट ट्रांसफर्ड। ओके, सो आपका जो सन से जो
हीट एनर्जी आपकी बॉडी पे आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेडिएशन प्रोसेस। वो रेडिएशन प्रोसेस से होता है। उनको एयर मॉलिक्यूल्स या किसी मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, वो खुद ही के बेसिस पे ही चल लेता है। एंड उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होना। मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वह अपनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हेल्प से ही अपना मूवमेंट क्रिएट करते हैं। और नॉर्मली ये जो हीट रेडिएशंस होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है, the speed of heat radiations are which are in the electromagnetic waveforms are of the speed of light 3 into 10 raised to 8 meter per second। वो speed of light से भागते हैं। So heat radiations जो heat energy radiation के थ्रू पास होती है in the form of electromagnetic waves, वो इस speed से ट्रांसफर होती है 3 into 10 raised to 8 meter per second। इनको मीडियम होना ना होना एक बात है, इनको फर्क नहीं पड़ता मीडियम है या नहीं है, ठीक है, समझा? They travel with the speed of light। So आपकी जो सन से जो हीट एनर्जी आती है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आती है। इट इज हीट सन रेडिएशन। वो जो हीट एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। समझा आपको? समझा अच्छे से? Yes. यहाँ तक कुछ क्लियर डाउट है? कंडक्शन सबको क्लियर है? Yes. Yes. एवरीवन इज क्लियर विद कंडक्शन? कन्वेक्शन सबको क्लियर है? Yes, दिमाग में ma'am. आ रहा है? कंडक्शन बोला तो Yes. सॉलिड, कंडक्शन बोला तो सॉलिड, वहां पे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होते, फिर भी हीट एनर्जी जाती है। कन्वेक्शन बोला तो लिक्विड या फ्लूइड, जिसमें मॉलिक्यूल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह पर हीट एनर्जी को लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। कन्वेक्शन दो टाइप के होते हैं, फ्री एंड फोर्स्ड। फ्री मतलब नॉर्मली जो हवा गर्मी लेकर आ जाती है वो, फोर्स मतलब जिसमें हम जबरदस्ती हीट एनर्जी को दूसरे डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में पुश करते हैं, जैसे कि एसी में होता है या पंखे के थ्रू होता है, वहां पर एसी जबरदस्ती आपकी हीट एनर्जी को बाहर की तरफ खींचती है। नेक्स्ट हमने रेडिएशन पढ़ा। रेडिएशन मतलब जो आपके सन से हीट आ रहा है वो रेडिएशन के थ्रू आ रहा है। नॉर्मली हीट एनर्जी रेडिएशन से तभी आती है जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। यहाँ पर मीडियम हो मीडियम ना हो उसको फर्क नहीं पड़ता। और जब आपका हीट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आता है, उसका स्पीड इज 3 into 10 raised to 8 meter per second, that is speed of light। Hope you are clear with the three processes। Yes, ma'am. Yes. Okay, let's move to the new topic again। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जरा इसको ध्यान से समझना, इस पे आपके एंट्रेंस के क्वेश्चंस आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन वाज अ वेरी ग्रेट पर्सन। उसने ऑलमोस्ट बहुत सारी जगहों पर अपना रिसर्चेस किया हुआ है। मतलब आप मैकेनिक्स में देखोगे, अगर आप मैकेनिक्स का मतलब अगर आप हायर मासेस के टर्म्स में देखोगे तो न्यूटन ने काफी जगह पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, काफी जगह पर रिसर्चेस किए हैं। वन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है ये न्यूटन का। न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया पहले वो बताती हूँ, देन आई विल कम टू द ग्राफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन ने ये कहा कि ये जो टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, dt by dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मींस चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैम यस मैम बोलो। ऊपर डी के आएगा कि डी टी? डी dt, के आएगा ना ऊपर? इट इज dt, t है ये, कैपिटल T। कैपिटल T इज पर टेम्परेचर टेम्परेचर तो हियर। केल्विन में करते हैं ना मेजर। सिंबल तो बच्चा आप T से ही देते हो ना, सिंबल तो आप T से देते हो ना। केल्विन तो उसका यूनिट है ना, केल्विन तो उसका यूनिट यूनिट्स है एंड ना। डायमेंशन में टेम्परेचर के लिए तो के है ना वो सिंबल। हाँ, बट सिंबल आप T से देते हो। यू कैन से कैपिटल T एज अ टेम्परेचर। केल्विन इज द यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर। केल्विन Okay. इज द यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर। सो ऑफ कोर्स जब आप ऐसा लिखोगे, जब आपको टेम्परेचर लेटेस्ट से आपको टेम्परेचर बोल दिया 200, तो आप ऐसा लिखते हो T इज इक्वल्स टू 200 केल्विन। समझा? ऐसा आपने किया Yes. नहीं है कभी? जैसे टाइम होता है, टाइम में आप डायमेंशंस में क्या लिखते हो? S लिखते हो या T Yes. लिखते हो? सॉरी, यू राइट इट एज T। यस बट डायमेंशन लिखते समय आप किस फॉर्म में लिखते हो टाइम को? T. Capital T. T। तो वो सिंबल्स है, वो सिंबल्स अलग अलग तरीके से यूज किए जा सकते हैं। अब आप कैपिटल T से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हो
तो वहां पर आप अगर टेम्परेचर को भी कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करोगे तो इट विल बी अ कंफ्यूजन, इसलिए वहां पर टेम्परेचर को केल्विन में के से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। समझ में आया? सो दिस आर जस्ट सिंबल्स, नथिंग Yes. एल्स। Yes, ma'am. Okay, sometimes you write T1 temperature is 200 Kelvin, T2 temperature is 300 Kelvin. So it simply means you're talking about temperatures which is measured in Kelvin. That's all. Yes. ठीक है? Fine. Yes. आगे बढ़ते हैं. Now what Newton's law of what was the Newton's research or what was Newton's law of cooling? What he said? जरा वो देखते हैं. He said that rate of change of temperature, that is rate of change of temperature means dt by dt. dt by dt means change in temperature with respect to time. इसका मतलब होता है change in temperature with respect to time. डेरिवेटिव है ना? समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने क्या लिखा है? dt by dt. Yes. This is change in temperature with respect to time. तो न्यूटन ने क्या कहा कि ये जो change in temperature with respect to time है ना, जो ये टेम्परेचर चेंजेस होता है किसी बॉडी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे अगर समझो मैंने एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने कोई एक चीज गर्म करके रखी है, उसका टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैं उसको छोड़ रही हूँ, अब मेरा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो नॉर्मली आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होता है? व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ योर सराउंडिंग? नॉर्मली हाउ मच? 30 डिग्री सेल्सियस और 27-28 डिग्री Yes. सेल्सियस, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है आपके सराउंडिंग का। अगर आप महाराष्ट्र में रह रहे हो तो, मैं बाहर की कंट्रीज की, बाहर की स्टेट्स की या बाहर की कंट्रीज की बात नहीं कर रही, ओके? ऑफ कोर्स प्लेस टू प्लेस टेम्परेचर वेरी करता है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल कंसेप्ट। नाउ इन योर सराउंडिंग द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज योर अप्रोक्सीमेटली 27 और 30 डिग्री सेल्सियस, और आपने कोई चीज है उसको गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। आपको पता है मैं सिंपल सा फंडा है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां से टेम्परेचर लोअर की तरफ भागेगा, इसकी वजह से आपकी चीज धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो जाती है। हाँ या ना? समझ रहे हो कि नहीं? मैं जो Yes. concept बता रही हूँ, Yes. समझ में आ रहा है? आपकी लाइफ से रिलेट करता हुआ Yes. कंसेप्ट है, कुछ अलग नहीं बता रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया जिसमें मैंने किसी एक चीज को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर अपने किसी रूम में कॉर्नर में छोड़ दिया है। मेरे रूम का टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस। मुझे पता है कि वो जो भी चीज मैंने गर्म की है उससे जो हीट एनर्जी है वो बाहर रूम की तरफ फ्लो होगी और धीरे धीरे मेरे रोड का टेम्परेचर उतना ही हो जाएगा जितना मेरा रूम का टेम्परेचर होगा। हाँ या ना? Yes. हाँ Yes. या ना? Yes. इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए न्यूटन ने ये एक्सपेरिमेंट किया। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अस आल्सो, हमने भी एक्सपेरिमेंट किया है। वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट इन लैबोरेटरीज। जब हम हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं, थोड़ा फिजिक्स में जब आप हायर लेवल पे थोड़ा जाते हो तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप खुद लैबोरेटरी में कर चेक करते हो कि न्यूटन ने करेक्ट किया है या नहीं। सो what he observed actually, the research was Newton's research. He observed that कि ये जो change in temperature with respect to time हो रहा है ना, वो proportional है टेम्परेचर डिफरेंस पे। कौन से टेम्परेचर डिफरेंस पे? आपकी बॉडी का टेम्परेचर माइनस आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये इनके डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर किस तरीके से चेंज होगा टाइम के साथ। फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। what was the observation? He was observing change in temperature with respect to time, कि टाइम के हिसाब से मेरा टेम्परेचर किस तरीके से गिर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने एक रॉड लिया और उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा तो वो ये देख रहा था कि 1 सेकंड के बाद कितना टेम्परेचर गिरा, 2 सेकंड के बाद कितना टेम्परेचर गिरा, 3 सेकंड के बाद कितना टेम्परेचर, क्या इक्वल अमाउंट में 1 सेकंड में 1 डिग्री, दूसरे सेकंड में दूसरा डिग्री, तीसरे सेकंड में तीसरा डिग्री ऐसा गिरता है, या कोई और कंसेप्ट को वो फॉलो करता है टेम्परेचर गिरने के लिए। तो ही वाज ऑब्जर्विंग कि टाइम के साथ अपने वॉच को उसने रख दिया यहाँ पर, ही केप्ट द वॉच, और अपने वॉच को ऑब्जर्व करता रहा कि जब मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस रखा है तो 1 सेकंड के बाद वो कितना गिरा, 2 सेकंड के बाद उसका टेम्परेचर और कितना गिरा। तो ही वाज ऑब्जर्विंग चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन टाइम के हिसाब से चेंज इन टेम्परेचर को वो ऑब्जर्व कर रहा था। समझा व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? समझा उसका ऑब्जर्वेशन क्या था? Yes. 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 उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसने ये चीज देखना स्टार्ट किया कि एक किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, तो उसको एक चीज पता चली। उसको ये पता चला कि ये जो डिफरेंस, ये चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
ये ना ऐसा नहीं है कि ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में 1 ही डिग्री गिरेगा, 2 सेकंड में 2 डिग्री गिरेगा, तीसरे में तीसरा वाला डिग्री गिरेगा, ऐसे करके 100 डिग्री गिराना है मतलब 100 सेकंड तक वेट करो, ऐसा नहीं है। उसने क्या बोला कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, ये सराउंडिंग और उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग और ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 70 डिग्री सेल्सियस। मतलब उसने बोला कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है वो डिसाइड करता है। अगर अब उसने सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या कहा, प्लीज जरा ध्यान से सुना। उसने पहला कहा कि चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर में, कि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग। दूसरी बात उसने ये कही, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, उसने ये कही कि जब तक डिफरेंस ज्यादा होता है, जब डिफरेंस ज्यादा होता है टेम्परेचर फटाफट गिरता है, बट जैसे जैसे पहले डिफरेंस हुआ 70 तो फटाफट टेम्परेचर गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अब समझो आपका जो बॉडी है वो कूल होकर 40 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, आपका बॉडी जो है वो ठंडा होकर 40 डिग्री। अब डिफरेंस कितने का है? अब डिफरेंस कितने का है? 10. सो व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन कि जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाता है आपका चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्लो होता जाता है। मतलब चीज जब ज्यादा गर्म होती है तो वो बहुत फटाफट जल्दी जल्दी कूल होती है, बट जैसे ही चीज उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपके रूम टेम्परेचर के आसपास आना शुरू करता है, उसका जो टेम्परेचर गिरने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है, फिर वो चीज बहुत आराम से ठंडी होती है, जल्दी ठंडी नहीं होती वो चीज। जब तक चीज गर्म है, आपके सराउंडिंग से उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तब तक वो फटाफट टेम्परेचर गिराएगा, बट जैसे ही उसका टेम्परेचर आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर के आसपास आ जाएगा, उसके बाद जो टेम्परेचर है वो जल्दी जल्दी नहीं गिरेगा, वो स्लोली स्लोली गिरेगा, आराम से चीजें ठंडी होंगी। एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय अस आल्सो। हमने भी ऐसे ही एक रॉड को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया और हमने हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर लिया विच वाज 30 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो हमारा जो रॉड था वो जल्दी जल्दी ठंडा हुआ, बट जैसे ही हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे, रॉड का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे गया, 40 से 30 आने के लिए गाइस उसको 3 घंटा लगा था, और वहीं पर 100 से 40 आने के लिए उसको गिन के 45 मिनट्स लगा था। This was the observation which was done by us also कि जब टेम्परेचर डिफरेंस सराउंडिंग और हॉट ऑब्जेक्ट में ज्यादा होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा वैल्यू होती है उसकी, वो फटाफट टेम्परेचर लॉस करता है, टेम्परेचर को फटाफट चेंज करता है। पर जैसे ही ये डिफरेंस कम हो जाता है, उसका जो टेम्परेचर गिरने का जो ये है, क्या कहते हैं इसको, जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, फिर वो आराम से ठंडा होता है। आप खाने का भी एग्जांपल ले लो, जब आपका खाना गर्म होता है वो काफी जल्दी जल्दी ठंडा होता है, बट जैसे ही वो रूम टेम्परेचर के आसपास उसका टेम्परेचर आता है या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर 40-35 डिग्री के आसपास आता है, तो वो खाना काफी देर तक गर्म रहता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर फॉल को फिर ज्यादा टाइम लगता है, वो जल्दी टेम्परेचर फॉल नहीं करता, एक बार डिफरेंस दोनों के बीच में कम हो गया। समझ में आ रहा है न्यूटन का ऑब्जर्वेशन क्या था? Yes, ma'am. मिस सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? सराउंडिंग टेम्परेचर आप सोचो ना, आपके छोटे से चेंज इन टेम्परेचर से आपके सराउंडिंग का क्या खास टेम्परेचर चेंज होने वाला है? कोई खास चेंजेस नहीं आता। सिंपल सा फंडा है, आप एक बहुत बड़े से ग्राउंड में आप एक छोटा सा चावल फेंक रहे हो, आपको पता चलेगा आपने कितना चावल फेंक दिया? क्या डिफरेंस आएगा आपके सराउंडिंग में? इतना बड़ा सराउंडिंग है आपका, Yes, और ma'am. सराउंडिंग के हीट को मेंटेन करने वाला आपका सन है, उसके सामने तो आपका हीट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। तो उतने बड़ी चीज में आप छोटी सी चीज ऐड कर दोगे, तो समुद्र में जाके आप 1 लोटा पानी डाल दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 ग्लास पानी ही ना, 1 ग्लास वाटर इनसाइड द ओशन इज यूजलेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। समझ में आया? Yes, ma'am. बट वहीं पे आप दरवाजा एकदम पैक कर दो और हीटर आप लगा दो, तो आपको वो फिर आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि ओके भाई अब टेम्परेचर बढ़ रहा है। तभी तो आप एसी लगाते हो, तो आप पूरा दरवाजा पैक कर देते हो कि आपको वो रूम तो एटलीस्ट ठंडा मिले। Yes.
अगर आपने Yes. एक भी जगह ओपन रखा तो आपको आपके एसी का हवा ही नहीं पता चलता। समझ मैं में आ डैडी रहा को पता क्या की है? This ऐसे की पता है, और डैडी मुझे मारने भी दिए। ये सच है ये कि कौन झूठ है? है? कौन है ये? Who's this? Okay. So, are you clear with Newton's law of cooling? Yes, Newton ने ma'am. क्या Yes. Yes, Okay. So this is what was the Newton's explanation. Newton said that change in temperature with respect to time is proportional to the temperature difference between the two objects. दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है वो चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस चीज पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर उसने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया that is called as which is represented by C T minus T naught, where this C is called as proportionality constant. इसको कुछ नाम भी है, let me see the name. I think it is Newton's constant, but मुझे एक बार देखना पड़ेगा what is the name of this. Okay, so dt by Constant of t, proportionality. yeah, it is constant of proportionality. So dt by t is equals to C into T minus T naught. Okay, this C is a constant value for your surrounding. इसका जो value होता है ये constant value होती है किसी भी surrounding के लिए, तो आपको ये C value आपके एग्जाम में दी जाएगी। dt by t is equals to C into T minus T naught. ये जो C है ये आपके nature of the material पे depend करता है। Okay, so this is what Newton's law of cooling explains. He said that the change in temperature with respect to time is proportional to the difference in temperature of the two objects जिनके बीच में आप temperature flow देख रहे हो। Proportionality sign निकाला तो we introduce a constant of proportionality which is represented by C, and it was given by dt by t is equals to C into T minus T naught. Hope you are clear with the things. Yes, ma'am. Yes. Now the graph he draw for this Newton's law of cooling, उसने पहला ग्राफ बनाया था टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। He draw the graph for temperature versus time. Temperature was in degrees Celsius, time was in seconds, and this was the graph which he observed. So if इसका अगर आप स्लोप निकालना चाहो तो you need to take a for calculating the slope of this particular graph, अगर आप इसका स्लोप निकालो तो स्लोप इज y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is t2 minus t1 upon small t2 minus t1. So that simply represents your dt by dt. तो इसका ग्राफ आपको बताता है कि हाउ द टेम्परेचर इज बीइंग चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्लोप का मतलब भी यही होता है कि y एक्सिस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, वो चेंजेस आपको स्लोप बताता है, दैट इज dt by dt। या अगर आप dt by dt वर्सेस t minus t naught का ग्राफ ड्रॉ करो, इफ यू ड्रॉ दिस t minus t naught versus dt by dt, तो it was Straight observed line that it was आएगा। a straight line, that your Yes. dt by dt is directly proportional to t minus t naught. जैसे जैसे डिफरेंस होगा वैसे वैसे चेंज इन टेम्परेचर होगा, so it was observed that it was a straight line. Okay, of course Yes, ma'am. this t minus t naught is in degrees Celsius. So इस ग्राफ का जब टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया गया तो ये देखा गया कि उसका स्लोप जो है वो ये बताता है कि हाउ टेम्परेचर इज बीइंग चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहीं पे जब dt by dt और t minus t naught का ग्राफ बनाया गया, so what it was observed that कि जैसे जैसे t minus t naught your dt by dt was proportional to t minus t naught, मतलब जैसे जैसे t minus t naught की वैल्यू होगी वैसे वैसे चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जर्व किया जाएगा। दिस वाज व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड। क्लियर विद द पार्ट? Yes, समझा ma'am. आपको? Yes, yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ आपके सामने रख रही हूँ, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। इसको जरा स्ट्रॉन्ग करो, इसके ऊपर काफी सम्स आपको आते हैं। मैं वो फर्स्ट ग्राफ नहीं समझा अच्छे से। क्या नहीं समझा? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया गया है कि टेम्परेचर Yes. टाइम के साथ कैसा वेरी कर रहा है, तो उसको वो ग्राफ ऐसा कर्व मिला।
अब इसका जब आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप इज T2 minus T1 upon small t2 minus T1, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब इस ग्राफ का स्लोप आपको बताता है कि आपका टेम्परेचर का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे हो रहा है, दैट्स ऑल। यस। और इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में बहुत फटाफट फॉल हो रहा है, मतलब कम टाइम में जल्दी जल्दी फॉल हो रहा है टेम्परेचर का, बट एक टाइम के बाद टेम्परेचर बहुत स्लोली स्लोली फॉल हो रहा है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही दिख रहा है। मतलब आपको ऐसा दिखेगा ही नहीं कि टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है। जैसे जैसे चीज ठंडी होती जाती है उसका फॉल बहुत स्लो हो जाता है, तो टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे, टाइम फटाफट बढ़ रहा है बट टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे फॉल दिखा रहा है। सो दिस इज व्हाट दिस ग्राफ इज एक्सप्लेन। समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, ma'am. Yes. समझा ये लास्ट स्टेटमेंट मैंने क्या यूज किया? स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन देखो, टाइम बहुत स्लोली जा रहा है, टाइम का वैल्यू ज्यादा नहीं है बट टेम्परेचर का वैल्यू काफी फास्ट गिर रहा है। बट थोड़ा सा आगे जाने के बाद इस पॉइंट पर देखो, ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है बट टेम्परेचर इतनी जल्दी फॉल नहीं हो रहा। अब ये वो टाइम है जिस टाइम में आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर के आसपास आ चुका है, फिर वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जल्दी जल्दी नहीं गिरता। जैसे कि मैंने आपको अपना एक्सपेरिमेंट बताया कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि 45 मिनट्स में ही बहुत सारा टेम्परेचर गिर चुका है, बट उसके बाद उसको 3 घंटा लगा टेम्परेचर को थोड़ा सा फॉल करवाने के लिए। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? समझा? Yes, ma'am. Yes. Yes. देख लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। मैम स्लोप नेगेटिव रहेगा ना? स्लोप नेगेटिव हाँ। रहेगा, स्लोप विल बी नेगेटिव, और वो नेगेटिव साइन यही बताएगी कि टेम्परेचर लॉस हो रहा है। ठीक है, एक बार न्यूटन्स लॉ को अपने दिमाग में रिसेट करो, देखो मैंने क्या बताया, मैंने क्या समझाया, क्या बोलना चाह रही हूँ मैं न्यूटन्स लॉ के रिगार्डिंग। एक बार आप लोग वो गो थ्रू करो। बोलता है वी कॉल इट एज न्यूटन्स कूलिंग कांस्टेंट और कूलिंग कांस्टेंट, इसको कूलिंग कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ओके, दिस आर सम टॉपिक्स। शुड आई मूव अहेड, आगे बढ़ूं थोड़ा? Yes. Okay, now let's discuss the last topic for today. Remaining I'll discuss tomorrow. Something called as temperature gradient. टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है डिफरेंस बिटवीन समथिंग। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाती हूँ पहले, ग्रेडियंट शायद आपको समझ में आए। समझो आपने एक फील्ड है जिसमें आपने एग्रीकल्चरिंग की, ठीक है। एक साइड में जब आपने सीड्स फेंका, एक साइड में सीड्स बहुत ज्यादा हो गई और दूसरे साइड में जो वो सीड आप डाल रहे हो उसका अमाउंट थोड़ा कम हो गया। सो ये जो डिफरेंस इन द अमाउंट है, दैट इज व्हाट इज इन दिस पर्टिकुलर लेंथ। एक लेंथ में जो डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ सीड्स है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिफरेंस होना, एक पर्टिकुलर लेंथ में किसी एक चीज का ही वेरी करना। समझ में आ रहा है मैंने क्या समझाया आपको? समझा व्हाट इज ग्रेडियंट? समझा मैम रिपीट। Yes, ma'am. हाँ या ना? अगेन आई एम Yes, रिपीटिंग। ma'am. मैंने कहा आपने एक फील्ड ली है, एक जगह पर आपने बहुत सारे सीड्स डाले, आप सीड स्प्रेड कर रहे हो। सीड स्प्रेड करते समय कुछ जगहों पर सीड्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, कुछ जगहों पर सीड्स की वैल्यू कम हो गई। तो ये जो डिफरेंस इन सीड्स की वैल्यू हो रही है इस पर्टिकुलर लेंथ में, एक पर्टिकुलर लेंथ में, ये डिफरेंस इन सीड्स वैल्यू इन पर्टिकुलर लेंथ गिव्स यू द ग्रेडियंट। आप बोलते हो यहाँ पे ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, वैल्यू अमाउंट जो है वो एक तरफ ज्यादा है और एक तरफ कम है। Yes. हम कभी कभी बोलते हैं कि देयर इज ग्रेडियंट ऑफ एयर इन द सराउंडिंग। ग्रेडियंट ऑफ एयर इन द सराउंडिंग, इसका मतलब ये है कि एक साइड उसी पर्टिकुलर रूम में एक साइड हवा ज्यादा है और एक साइड हवा कम है। सो डिफरेंस इन द क्वांटिटी गिव्स यू द ग्रेडियंट इन अ यूनिट लेंथ। एक लेंथ में कितना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का डिफरेंस है, दैट गिव्स यू द ग्रेडियंट। समझा ग्रेडियंट क्या होता है? Yes, ma'am. समझा? Yes. Okay. Now, temperature gradient. Of course, यहाँ पे temperature gradient बोल रही हूँ तो
डिफरेंस इन टेम्परेचर होगा। जैसे कि समझो आपका एक रॉड है, देयर इज वन रॉड हियर, आपने उस रॉड को हीट करना स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड हीटिंग दैट रॉड, ठीक है। अब आपको पता है जब आप उस रॉड को हीट करोगे, आपने यहाँ पकड़ा हुआ है और आप उसको यहाँ से हीट करो, तो पहला जो टेम्परेचर हाई होगा वो कौन से एरिया का होगा? लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट साइड का, मतलब यहाँ का टेम्परेचर विल बी हाई एंड यहाँ का टेम्परेचर विल बी लो। मतलब इसी पर्टिकुलर लेंथ, अगर समझो मैं इस रॉड का लेंथ में x ले लूं, इसी x लेंथ में कुछ एरियाज में टेम्परेचर हाई है और कुछ एरियाज में टेम्परेचर लो है। देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस इन दिस यूनिट लेंथ, सो वी से दैट देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज गिवन एज fall in temperature, that is change in or difference in temperature. Let's say here the temperature is T1, here temperature is T2. T1 minus T2, that is change in temperature in that particular whole length. So temperature gradient is simply the difference in temperature in this particular unit length. समझ में आया what is gradient और what is temperature gradient? यस। Yes, समझा ma'am. आपको? Yes. फ्रेंड्स आप बोल सकते हो अगर कहीं पर कोई चीज ज्यादा है और दूसरी किसी कॉर्नर में कोई चीज कम है, तो आप बोल सकते हो कि वहां पर इस चीज का ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं पर हवा ज्यादा है, कहीं पर हवा कम है एक लेंथ में, तो आप बोल सकते हो कि देयर इज एन एयर ग्रेडियंट इन दिस पर्टिकुलर सराउंडिंग, इन दिस पर्टिकुलर लेंथ। समझ में आया? समझा आपको? Yes. Yes. सो दिस इज वेयर आई विल स्टॉप। यहाँ तक अभी किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क।